आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल ये क्या कह रहा है कि अ सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द मास सी ऑफ द रिमेनिंग प्लेट फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द रिमेनिंग प्लेट फ्रॉम द। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि सबसे आपके पास पहले क्या है, एक है रेक्टेंगल। ठीक है, एक है रेक्टेंगल, ये आपके पास रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, और इसका लेंथ दे रखा है आर, सॉरी ब्रेथ दे रखा है आर, और लेंथ कितना दे रखा है 2r। ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर पर होगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर पर होगा। और इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है ना, वो इस डिस्टेंस से पूछ रहा है। ठीक है, इस डिस्टेंस से पूछ रहा है। तो अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, इस एक्सिस से, तो इस एक्सिस से जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर होगा। ठीक है, इस एक्सिस जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस एक्सिस से जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कितने पर होगा, तो वो होगा r/2, 0। ठीक है, कितने पर होगा, r/2। देखो इधर से ही पूछ रहा है तो मैं एक काम कर रहा हूं ना, इस एक्सिस को पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सीधे r/2, 0। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, ये मेरे पास एक दूसरा हो गया सेमी सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस है r, है ना, ये टोटल है 2r, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई r। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां से कहीं पर होगा, और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 4r/3π। मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का हो गया 4r/3π, 0। ठीक है, इसका एरिया को अगर मैं A1 बोलूं तो A1 कितना है, A1 है r और इंटू का 2r ना, मतलब ये कितना हो गया 2r²। और A2 कितना है, A2 हो गया πr²/2, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, अब जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा फ्रॉम द पॉइंट O, वो कितना होगा, वो होगा A1x1 माइनस A2x2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2। यही होने वाला है। ठीक है, तो अब बस यहां से आप वैल्यू पुट कर दो। तो A1 कितना है, A1 है 2r², x1 हो गया r/2 माइनस πr²/2। ठीक है, और इंटू का 4r/3π, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2r² और माइनस का πr²/2। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां से मैंने r² और कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहां से ये पाई से पाई कैंसिल, और इस 4 ने इस 2 को 2 टाइम्स कर दिया, और r² बाहर है, तो ये हो जाएगा 4r और डिवाइड बाई 3, और यहां पर भी r है। ठीक है, r माइनस 4r डिवाइड बाई 2r डिवाइड बाई 3, और नीचे अगर आप r² को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस π/2। ठीक है, तो यहां से ये r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3r माइनस का 2r। ठीक है, और डिवाइड बाई 3, और होल डिवाइड आपके पास हो जाएगा 4 माइनस π और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 2r और डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस π। तो 2r डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस π, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना, बस हाँ इतना यहाँ पर पता होना चाहिए। ये तो पता ही है कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, और आपका सर्कल हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल उसको सेंटर पर लाई करता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है।
ऑफ रेडियस आर, इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा 4r/3π पे। कितने पर होगा? 4r/3π पे। तो बस आप उसको देख लो, आपको इसका सेंटर ऑफ मास पता चल गया इस रेक्टेंगल का, आपको इस सेमी सर्कुलर का पता चल गया, आपके पास a1 a2 पड़ा हुआ है। उसके बाद सिंपली जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका आप फॉर्मूला यूज करो, a1x1 - a2x2 / a1 - a2, ठीक है, और वहां से जो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो ये क्या कर रहा है कि इन द फिगर सोन a hole of radius 2 centimeter is made semi circular disc of radius 6 pi, ठीक है, at a distance of 8 centimeter from the center C of the disc. The distance of the center of mass of the system from the point C. सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, ये जो बना हुआ है सेमी सर्कुलर डिस्क जो आपके पास है, इसका सेंटर ऑफ मास कितने पर होगा? 4r/3π पे। कितने पर होगा? 4r/3π पर होगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसका सेंटर ऑफ मास 4r/3π पर होगा तो ये आएगा कितना? अगर मैं 4r/3π, अगर मैं 4r/3π की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, 4r/3π, क्योंकि देखो मुझे एक चीज पता है ना, इसके अंदर आपने ये जो 2 सेंटीमीटर का होल बनाया है, ठीक है, आपने ये जो 2 सेंटीमीटर का होल बनाया है, इसका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल इसके सेंटर पर ही लाई करने वाला है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल इसके सेंटर पर ही लाई करने वाला है। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास के बारे में जानना चाहूं, आप कैसे निकालोगे? a1x1 - a2x2 / a1 - a2 से ही निकालने वाले हो ना। ठीक है, तो यहां पर देखो खास बात क्या आ रही है ना, अगर आप 4r/3π करके इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालो कहां पर लाई करेगा, तो आप देखोगे इसकी रेडियस उसने आपको दे रखी है 6π, तो ये आएगा 4 और इंटू का 6π डिवाइड बाई 3π। ये भी आपको 8 सेंटीमीटर ही दे रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों की जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड कर गई, सेंटर ऑफ मास इज कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड्स। तो इसका मतलब इस सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास 8 सेंटीमीटर पर ही रहने वाले, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब दोनों का सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पर ही लाई कर रहा है तो सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर लाई करने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली वो यहां से इसका डिस्टेंस जानना चाह रहा था, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, जो इसका सेंटर है यहां से कितने पर होगा, तो 8 सेंटीमीटर पर ही होने वाला है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 थिन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, आप सेम लेंथ L बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, एंड केप्ट एज सोन, ठीक है, कैन बी इफ द मीटिंग पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो इसका रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके मिड पर होगा, मतलब कि अगर आपके पास एक L लेंथ की रॉड होती है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है? L/2 पर होता है। ठीक है, कहां पर होता है? L/2 पर होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस लाइन पर लाई करने वाला है। ठीक है, जो इन दोनों को मिलाने पर बनेगी। तो अगर मैं इस लाइन के इक्वेशन के बारे में पूछूं तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं तो ये होगा 0, L/2, और इस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं तो ये होगा L/2, 0। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखूं, ठीक, अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं y माइनस L/2 इक्वल टू x माइनस 0, और स्लोप कितना होगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा L/2 माइनस 0, सॉरी नॉट L/2, इसका स्लोप हो जाएगा 0 माइनस L/2 और डिवाइड बाई L/2 माइनस 0। ठीक है, तो यहां से आ गया y माइनस L/2 और इक्वल टू ये कितना आ गया, तो ये आ गया -1 इंटू एक्स माइनस 0। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन बन गई y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस का L/2, मतलब y प्लस एक्स इक्वल टू L/2। आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, आप चारों ऑप्शन को यहां पर सिंपली सेटिस्फाई करा लो।
जैसे अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो अगर मैं L/3 प्लस L/2 करूं, सॉरी L/6 नॉट L/2, L/3 प्लस L/6, तो ये कितना आने वाला है, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2L प्लस L, तो ये कितना आ जाएगा 3L/6, तो 3L/6 का मतलब L/2, तो ये पॉइंट जो है ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर हो, सिंपल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, आपको केवल देखना था कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो इस सिस्टम को सेंटर ऑफ मास होने वाला है, जो मुझसे पूछना चाह रहा है वो होने वाला है द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, ऑफ दिस टू सेंटर ऑफ मास, इन दोनों सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाले जो लाइन होगी उस लाइन पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है, ठीक है। तो मैंने उसका इक्वेशन लिख दिया और इक्वेशन लिखने के बाद सिंपल आप पॉइंट को सेटिस्फाई करवा लो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि अ मैन ऑफ मास है, ठीक है, स्टैंड एट वन एंड ऑफ अ प्लैंक ऑफ लेंथ L, एक प्लैंक है, ठीक है, इस प्लैंक का आपको लेंथ दे रखा है कितना है L, ठीक है, इस प्लैंक का लेंथ कितना दे रखा है L, ठीक है। अच्छा, L विच लाई एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शन लेस सरफेस, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब म्यू इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। कह रहा है कि अच्छा मैन यहां पर खड़ा हुआ इसके एक एंड पे, इसका मास दे रखा है कैपिटल, कह रहा है द मैन वॉक टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, मैन यहां से चल के इस एंड से चल के इस एंड पर जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इफ द मास ऑफ द प्लैंक इज m/3, इस प्लैंक का मास आपको कितना दे रखा है m/3 दे रखा है, ठीक है। कह रहा है देन द डिस्टेंस दैट द मैन मूव्स रिलेटेड टू द ग्राउंड, तो मैंने कहा कि अगर ये आदमी इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये प्लैंक इस डायरेक्शन में मूव करने वाली है मेरी, ठीक है, ये प्लैंक, क्योंकि अगर आप देखो तो यहां पर नेट फोर्स कितना है 0, ठीक है, नेट फोर्स कितना आने वाला है 0, और इनिशियली इनके पास कोई वेलोसिटी भी नहीं है, इसका मतलब कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है, रेस्ट पर है। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, मान लेते हैं अगर ये x चला, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि m/3 इंटू एक्स, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहां पर रेस्ट पर, इतना समझ में आ ही रहा है कि अगर ये आदमी इधर जाएगा, ठीक है, अगर ये आदमी इस प्लैंक पर चल पा रहा है, पहली बात तो इस आदमी और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन होगा तभी ये चल पा रहे हैं, तो चलना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इस आदमी पर नेट फोर्स 0 नहीं है, इस प्लैंक पर भी नेट फोर्स 0 नहीं है, लेकिन आदमी और प्लैंक को एज सिस्टम लो तो इन पर नेट फोर्स 0, और इनिशियली इनके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो मैंने लिखा m3 इंटू एक्स और इक्वल टू m इंटू, अब अगर ये प्लैंक सोचो, अगर इस डायरेक्शन में x चला तो इस आदमी को a से b पर जाने के लिए x चलना पड़े, सॉरी l चलना पड़ेगा कि l-x, तो इसको चलना पड़ेगा l-x, है ना। अगर ये प्लैंक इस डायरेक्शन में x मूव कर दिया तो आदमी अब l चलेगा कि l-x चलेगा, b पॉइंट पर पहुंचने के लिए l-x चलेगा, सिंपल। तो अब यहां से बस आप देख लो, तो m/3 इंटू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा m इंटू एल और माइनस का m इंटू एक्स, तो यहां से कितना आ जाएगा m/3 इंटू एक्स और प्लस का m इंटू एक्स और इक्वल टू m इंटू एल, तो यहां से कितना आ जाएगा m तो आपका हो गया कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 4x/3 इक्वल टू l, तो यहां से आपके पास x कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3l/4, ठीक है, 3l/4। ये क्या हुआ, आपसे क्या पूछे, देन द डिस्टेंस दैट मैन मूव रिलेटेड टू द ग्राउंड, तो ये तो वो डिस्टेंस है जो प्लैंक चला, ठीक है। आदमी का अगर आप देखो तो आदमी चला l-x, ठीक है, मतलब l-3l/4, तो ये आपके पास कितना आ गया l/4, इतना, ये x जो निकाले ये तो प्लैंक ने मूव किया ना, तो मैन कितना चला, मैन चला l-x, ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, l/4। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 3 है, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज r, ठीक है, मतलब कि अगर आपने किसी एंगल पे एक 3m मास को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जो भी होगी,
ठीक है, इसका ये प्रोजेक्टाइल करेगा और इस प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो ये बोल रहा है कि आर है, कितना है, आर है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट इफ इट्स पाथ, इसके बिल्कुल एच मैक्स पे हुआ क्या कि इट ब्रेक इनटू टू पीस m एंड 2m, ये दो पीस में ब्रेक हो गया, एक 2m और एक m। ठीक है, कह रहा है कि द स्मॉलर मास कम्स टू रेस्ट, स्मॉलर मास जो था वो रेस्ट पर आ गया, मतलब कि सिंपली वो यहां से रेस्ट पर आया होगा तो यहां पर गिरा होगा, सोचना यहां पर वो गिरा होगा। अच्छा अब एक चीज और देखो, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, इनके पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी थी। ठीक है, तो एक चीज जो यहां पर समझ में, जैसे इसने बोला कि m and 2m द स्मॉलर मास कम्स टू द रेस्ट एंड लार्जर मास फाइनली फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो यहां पर जो समझ में आ रहा है ना कि जब ये यहां पर टू पीस में टूटा, मतलब कि जब 3m वाला दो पीस में एक्सप्लोड हुआ, मतलब ब्रेक हुआ m और 2m में, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी इनके पास केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जब यहां पर ये ब्रेक हुआ तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहा होगा। ठीक है, तो जब यहां से 3m मास से ये m मास अलग हुआ तो इस 2m मास की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई होगी, है ना, इस 2m मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी, बढ़ गई होगी। तो इसकी वजह से ये क्या होगा कि थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस होने वाली है ये होने वाली है लेट कॉल्ड x0, और वो मुझसे जानना चाहता है ये डिस्टेंस कैपिटल एक्स, सॉरी ये जो पूछ रहा है जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, ये जानना चाह रहा है। तो सबसे पहली बात जो समझ में आना चाहिए कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, कोई एक्सटर्नल फोर्स था नहीं, तो मोमेंटम यहां था कंजर्व। तो जब m मास अलग हुआ तो 2m जो मास की वेलोसिटी होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी पहले के कंपेयर में। ठीक है, पहले कंपेयर में थोड़ी सी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये m वाला मास तो सिंपली कहां पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां पर 3m इंटू वी इक्वल टू 2m इंटू वी डैश, तो वी डैश ऑफकोर्स v से ज्यादा ही आने वाला है। ठीक है, 1.5 टाइम्स आने वाला है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये यहां न गिर करके कहीं यहां पर गिरेगा। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि इनके पास वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर वेलोसिटी थी नहीं, तो इन पर केवल और केवल एक जी एक्ट कर रहा था जो कि डाउनवर्ड था। तो मुझे यहां पर एक चीज ये भी समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों साथ साथ नीचे गिरेंगे, क्योंकि इनके पास देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा वो बताएगा, वो तो समझ में आ रहा है। ठीक है, m वाला मास रेस्ट पर आ गया तो वो यहीं पर गिर गया, 2m वाले मास की यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन मुझे दिख रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ी ना, 3m इंटू इस डायरेक्शन में इसकी यहाँ पर कुछ भी वेलोसिटी होगी, लेट कॉल्ड v। असलियत में यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, अगर आपने यहाँ से v से प्रोजेक्ट किया होगा तो इसकी वेलोसिटी होगी कुछ v cos अल्फा, और इक्वल टू मुझे दिख रहा है कि ये होगा 2m इंटू वी डैश, और ये तो आपका रेस्ट पर ही आ गया, तो v डैश ऑफकोर्स अगर यहां से देखो तो 1.5 टाइम्स ऑफ v cos अल्फा आने वाला है। तो इसका मतलब ये यहां पर न गिर करके कहीं आगे गिरेगा, ये समझ में आता है मुझे। दूसरी बात ये समझ में आता है कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है 0। आप चाहे m के लिए बात करो चाहे आप 2m के लिए बात करो, एक्सप्लोजन तो हुआ है, ब्रेक तो हुए हैं एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही, और उस समय केवल और केवल g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ये दोनों साथ साथ ग्राउंड पर गिरेंगे, दोनों साथ साथ गिरेंगे। ठीक है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस प्रोजेक्टाइल के रेंज पर ही लाई करेगा, इनका सेंटर ऑफ मास यहीं पर लाई करने वाला है, इनका सेंटर ऑफ मास यहीं पर लाई करने वाला है। ये जो कोऑर्डिनेट है इट इज द सेंटर ऑफ मास इन दोनों सिस्टम का। ठीक है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस के बारे में जानना चाहूं तो ये डिस्टेंस कितना है, आप कहोगे r/2। अब मुझे पता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, RCOM लिखने से द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की किसी पार्टिकल जो डिस्टेंस होती है इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये मास कितना है m, और ये मास कितना है 2m, और ये इनका यहां पर है सेंटर ऑफ मास। तो मैं ये लिख सकता हूं r/2
ठीक है, और डिवाइड बाई एक्स नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m डिवाइड बाई है। ठीक है, तो यहां से ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा 2x नॉट इक्वल टू r बाई 2। तो यहां से ये x नॉट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी r बाई 4। और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये वाला x। तो ये x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r और प्लस का r बाई 4, मतलब कितना हो जाएगा 5r बाई 4। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स था नहीं, नेट फोर्स था 0, तो मोमेंटम था कंजर्व। तो अगर मोमेंटम कंजर्व यहाँ पर था तो इस 2m वाले मास की जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो ऑफकोर्स वो यहाँ पर नहीं गिर के यहाँ से कुछ आगे गिरने वाला है। और क्योंकि इनके वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है नहीं, वो है यहाँ पर 0, तो केवल और केवल g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों साथ साथ नीचे गिर रहे हैं। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं पर लाई करने वाला है, जो प्रोजेक्टाइल का रेंज था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि अ मैन ऑफ 80 kg, ठीक है, इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ फ्लैट बोट एंड इज 20 मीटर फ्रॉम द शोर। ठीक है, तो ये आपका बोट है, फ्लैट बोट। ठीक है, और ये बिल्कुल इसके मिड पर है, खड़ा हुआ है ये आदमी। इस आदमी का मास मुझे दे रखा है 80 kg। ठीक है, और यहां से शोर की डिस्टेंस दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि वॉक 8 मीटर ऑन द बोट टुवर्ड्स द शोर। ये 8 मीटर चला इस डायरेक्शन में। ठीक है, सोचो अगर ये इस डायरेक्शन में 8 मीटर चला हो, जब ये चलना स्टार्ट किया होगा तो ये बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो मान लेते हैं कि ये जो मेरी बोट है ये चल दी कितना x इस डायरेक्शन में। ठीक, कितना x, और नेट फोर्स 0 है, इनिशियली कोई वेलोसिटी है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास मेरा है रेस्ट पे। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो इस मैन को कितना चलना होगा, 8 न चल करके आदमी चलेगा 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। और इस बोट का मास मुझे दे रखा है 200 kg। कितना दे रखा है 200 kg। तो अगर मैं यहां पर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो मैं लिख रहा हूं 200 इंटू एक्स इक्वल टू 80 और इंटू का 8 माइनस एक्स। इतना समझ में आता है कि हाँ, अगर ही वॉक 8 मीटर ऑन द बोट टुवर्ड्स द शोर, तो ऑफकोर्स अगर नाउ इसके अपोजिट डायरेक्शन में x चला तो आदमी 8 ना चल करके 8 माइनस एक्स चला होगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो ये आपके पास हो जाएगा 200 इंटू एक्स और इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 640 और माइनस का 80x। तो यहां से ये x निकल करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 640 और डिवाइड बाई 280। तो यहां से अगर आप देखो तो x कितना आ जाने वाला है, यह आपके पास आ जाएगा 16 और डिवाइड बाई 7। ठीक है, इतना मीटर। ठीक है, 16 डिवाइड बाई 7 मीटर। तो अब मुझसे जो पूछ रहा है कि हाउ फार ही फ्रॉम द शोर एट द एंड ऑफ द टाइम, तो शुरू में था 20 पे, आदमी चला कितना, तो आप कहोगे 8 माइनस एक्स। तो अब ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, और x आपने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 20 और माइनस 8, सॉरी 20 माइनस 8 माइनस 16 बाई 7। 16 बाई 7 कितना होगा 2.23। ठीक है, 2.22 ले लो आप। ठीक है, 2.22 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये 2.22 आप लेके रहे हो तो ये आपके पास आ जाएगा 20 और माइनस का ये आ जाएगा आपके पास 5.78। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाने वाला है, ये आपके पास आ जाएगा 14 और 0.22। ठीक है, इतना मीटर। तो यहां से अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है, रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे क्या पता है, ठीक है, मुझे क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो मुझे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में देखना है, तो P इक्वल टू जो मेरे पास हो जाएगा
वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2m और इंटू काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और आपसे एल एन पी और एल एन के बीच में ग्राफ पूछा है, तो यहाँ पर एक काम करो, लॉग ले लो। तो अगर मैंने यहाँ पर लॉग लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन पी और इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा 1/2, ठीक है, एल एन 2m प्लस 2m के, मतलब कि ये हो जाएगा एल एन पी इक्वल टू 1/2 एल एन 2m और प्लस का एल एन के, ठीक है, ये होगा। तो यहां से अगर आप देखो तो एल एन पी इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, एल एन के बाई 2, ठीक है, और प्लस का एल एन 2m डिवाइड बाई 2। तो इट इज अ ग्राफ लाइक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो तो पहली बात तो b और c तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन यहां पर इसका इंटरसेप्ट 0 है, जबकि यहां से दिख रहा है कि इंटरसेप्ट आपका आने वाला है एल एन 2m बाई 2। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, यहां पर कोई भी ग्राफ सही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये क्या कह रहा है कि 2 ब्लॉक, ठीक है, ये मासेस, ठीक है, 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg are placed on the x axis. The first mass is moved on the axis by a distance of 2 centimeter, ठीक है। By what distance should the second mass be moved to keep the position of the center of mass is unchanged? मतलब सेंटर ऑफ मास कहां पर है, रेस्ट पर है। तो अगर 10 kg वाला ब्लॉक कितना चला, 2 सेंटीमीटर चला और सेंटर ऑफ मास है रेस्ट पर, तो क्या मैं 20 इंटू एक्स लिख सकता हूं इन सेंटीमीटर। तो यहां से कितना आ जाएगा कि 20 kg वाला ब्लॉक अगर इतना डिस्टेंस चल दे, ठीक है, कितना, ये आ जाएगा 1। अगर वो 1 सेंटीमीटर मूव कर जाए तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, रेस्ट पर होगा, ठीक है। तो मतलब कि व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव्ड कीप द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज अनचेंज्ड, तो वो चलना पड़ेगा उसको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, थी ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम था। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 30 kg, ठीक है, आर प्लेस्ड अलोंग अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके एक वर्टिकल लाइन पे समझ लो ये 2 रखे गए थे, एक आपके पास ये 30 kg का था लेट सपोज, और ये आपके पास 10 kg का था, ठीक है। 2 ब्लॉक 10 kg प्लेस्ड अलोंग अ वर्टिकल लाइन। द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू अ 7 सेंटीमीटर हाइट, आपने इसको 7 सेंटीमीटर हाइट रेज कर दिया, समझ रहे हो, यहां पर कर दिया। तो बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव्ड टू रेज द सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर। तो आपका सेंटर ऑफ मास मान लो पहले कहीं यहां पर रहा होगा, टूवर्ड्स द मतलब हैवियर मास के पास में रहा होगा, तब वो 1 सेंटीमीटर रेज कर गया 1 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि इसको, ये 30 kg है, इसको मुझे कितना डिस्टेंस मूव कराना होगा। अगर मैंने 10 kg को 7 सेंटीमीटर रेज कराया तो मेरा सेंटर ऑफ मास भी 1 सेंटीमीटर रेज कर जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो समझ में आती है कि आप चाहे 30 kg को देखो, होगा तो आप डायरेक्शन कुछ भी ले लो, चाहे आप ऊपर मूव कराओ चाहे आप डाउनवर्ड मूव कराओ, आपके ऊपर है। अगर एक्स नेगेटिव आने लगे तो सिंपल समझ लेना आपने डायरेक्शन को गलत ले रखा है, ठीक है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो बाय द वे अगर मैं यहां पर लगाऊं तो YCOM इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, यही होने वाला है। तो ये आपके पास आ गया 1 सेंटीमीटर और इक्वल टू ये हो गया 10 और इंटू का 7 और प्लस का 30 इंटू वाई। मैं मान ले रहा हूं कि मैंने इसको भी रेज कराया, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया, कितना y, और यहां पर कितना आ जाएगा तो 10 प्लस 30, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 10 है, ठीक है, 10 प्लस 30। तो ये अगर देखो तो ये आपके पास आ जाने वाला है
कितना आ जाएगा ये 40 इक्वल टू 70 और प्लस का 30y। तो यहां से आपका y आ रहा है माइनस का 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने डायरेक्शन को गलत दे रखा है, आपको 1 सेंटीमीटर मूव तो कराना पड़ेगा लेकिन डाउनवर्ड। ठीक है, कहां कराना पड़ेगा? डाउनवर्ड कराना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि टू पार्टिकल हैविंग मास रेशियो n:1, ठीक है, आर इंटरकनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर ए स्मूथ पुली। ठीक है, अगर ये आपका एक पुली है, ये आपकी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, ये आपकी हो गई स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपके पास एक मास हो गया m, और इनका रेशियो n:1 का है, तो मान लेते हैं कि दूसरे का जो मास होगा ऑफकोर्स वो कितना होगा n:m। ठीक है, कह रहा है कि दैट पासेस ओवर स्मूथ पुली इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। अच्छा, इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक, अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो इनमें क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका भी एक्सेलरेशन होगा। ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? नेट फोर्स। कितना नेट फोर्स है डाउनवर्ड में? तो आप कहोगे n इंटू एम इंटू जी और माइनस का m इंटू जी, और डिवाइड बाई टोटल मास कितना है? तो n इंटू एम और प्लस का m। तो यहां से आपके पास ब्लॉक के एक्सेलरेशन आ गए। कितना आ गया ब्लॉक का एक्सेलरेशन? ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा n-1 इंटू जी और डिवाइड बाई n+1। इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। आपको किसका चाहिए? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा m1a1 प्लस m2a2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और a1 इक्वल टू आपका a2 इक्वल टू a ही है। तो बस अब यहां पर आप पुट करो, m1 आप ले लो तो m और इंटू a। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अब देखो यहां पर इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, इसका डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहां पर मैं लगा देता हूं माइनस। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? m इंटू एन और इंटू का a और डिवाइड बाई आपके पास कितना हो गया? तो m प्लस एम एन। तो यहां से कितना आ गया? तो m को अगर आप बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन और इंटू का a, ये भी बाहर ही हो जाएगा, a1 a2 बराबर ही थे, और डिवाइड बाई आपके पास ये हो जाएगा m इंटू 1 प्लस एन। तो यहां से ये फिर कैंसिल हो, तो ये आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास आ जाएगा कितना? 1 माइनस एन और डिवाइड बाई 1 प्लस एन। ठीक है, और इंटू का आपके पास हो जाएगा a। तो यहां से आपके पास ये कितना जाने वाला है? n-1 डिवाइड बाई 1 प्लस एन, और इसका क्या कर दो आप? होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू जी। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं ना, सिंपली आपने ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो तो m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 ही होने वाला है, और a1 a2 दोनों बराबर है। एक का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, एक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो एक का होगा पॉजिटिव, एक का होगा नेगेटिव। सिंपली आपने यहां पर पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो ये क्या कह रहा है कि अ सुपर बॉल इज टू बाउंस इलास्टिकली, ठीक है, बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू रिजिड वॉल। आपके पास क्या है ना, ये दो रिजिड वॉल लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके पास दो रिजिड वॉल है। ठीक है, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? d। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर एंड नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी एंड एज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ सुपर बॉल इज v नॉट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, आपने क्या किया? यहां से मान लेते हैं, यहां से मैंने इसको v नॉट वेलोसिटी दी, तो इसने कहा कि ये सुपर बॉल इज बाउंस टू इलास्टिकली बैक एंड फोर्थ, मतलब ये यहां जाएगा, इलास्टिक कोलिजन होने वाली है। ठीक है, तो फिर से ये सेम वेलोसिटी से यहां पर v नॉट और फिर से यहां पर आएगा। ठीक है, बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू रिजिड वॉल, और ये ऐसा करता रहेगा। ठीक है, और ठीक है, ये मुझे दे रखा है।
फिर कह रहा है नेग्लेक्टिंग द ग्रेविटी, ये ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि एवरेज फोर्स बीइंग एक्सर्टेड बाय द सुपर बॉल ऑन ईच वॉल इज, ठीक है। तो जब भी अगर आपसे कोई एवरेज फोर्स के बारे में बात करे तो आपको क्या करना है, आप निकालो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ। इन 1 सेकेंड चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पर बात करूं मोमेंटम मतलब डेल्टा पी का, तो वो जो समझ में आ रहा है मुझे कि अगर मैंने इस डायरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को अगर मैं ले लूं नेगेटिव, ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लूं, आपके ऊपर है, ठीक है। एक ठीक है, तो ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो, एक काम करो ना, डायरेक्शन उल्टा ले लो, नहीं तो ये नेगेटिव आने लगेगा, ठीक है। इधर को मैं ले लेता हूं पॉजिटिव और इधर को ले लेता हूं नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, वो आपके ऊपर है। देखो यहां पर इट इज द फाइनल, ठीक है, मतलब यहां से ये गया फिर यहां से ये कोलाइड किया, तो ये आपके पास हो गया m इंटू वी नॉट और माइनस आप माइनस m इंटू वी नॉट, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैंने क्या ले रखा है नेगेटिव, इधर को क्या ले रखा है पॉजिटिव। तो जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 2m इंटू वी नॉट के बराबर। कितना मोमेंटम में चेंज हुआ, 2m इंटू वी नॉट के बराबर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इस पार्टिकल को, ठीक है, ये पार्टिकल यहां से यहां गया, ठीक है, फिर यहां से यहां आया, तो जो टाइम लगा बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है, बिटवीन टू कोलिजन, समझना, अगर मैं टू कोलिजन के बीच का टाइम लगा वो कितना लगा आपको, 2d डिवाइड बाई वी नॉट, कितना लगा 2d डिवाइड बाई वी नॉट, इट इज द टाइम बिटवीन द कोलिजन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कितना होगा, क्योंकि मुझे 1 सेकेंड मोमेंटम चेंज निकालना है, मुझे पता चला मोमेंटम में चेंज तो इतना है, लेकिन 1 सेकेंड में कितना कोलिजन हुआ, उतना चेंज होगा इन 1 सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ कोलिजन होगा, तो आपको हो गया ये होगा वी नॉट डिवाइड बाई 2d, है ना, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, कितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे इन 1 सेकेंड, वो आ गई वी नॉट डिवाइड बाई 2d, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। अब अगर आपको ये चेंज इन मोमेंटम चाहिए कि 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ, वही आपको देने वाला है एफ एवरेज। तो मैं कहूंगा कि 1 सेकेंड में जो मोमेंटम में चेंज हुआ, मतलब जो आपको एफ एवरेज देगा, तो मोमेंटम में चेंज आपके पास है 2m इंटू वी नॉट, और 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए, तो वो है वी नॉट डिवाइड बाई 2d, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ एवरेज, कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई डी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आपसे कभी भी एवरेज फोर्स पूछा जाए, आपको क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फिर देखना है कि 1 सेकेंड में कितने पार्टिकल उससे टकरा रहे हैं। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में आपको नंबर ऑफ कोलिजन निकालना है कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से टकरा गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन आप निकाल लो इन 1 सेकेंड और सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा एफ एवरेज, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये क्या कर रहा है कि सोन इन द फिगर, आपको ये 3 दे रखा है, ठीक है। सोन द ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी ऑफ सेम मास, ठीक है, ए बी और सी ये तीसरा मास है, इन तीनों के मास को कह रहा है कि आप सेम ले लें, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि स्प्रिंग एंड पुली आर मासलेस एंड सी स्ट्राइक बी विथ वेलोसिटी u इन ईच ऑफ द केस एंड स्टिक टू इट, ठीक, एंड स्टिक टू इट। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बी इन केस 1 to 3। समझना, अगर मैं इस पहले केस की बात करूं, ठीक है, ये जो आपको पहला केस दे रखा है, ठीक है, ये जो आपको पहला केस दे रखा है, समझना इसको, ये आपका पहला केस है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। जो आपका पार्टिकल सी आ रहा है ना, समझना वो यहां से आ रहा है, डाउनवर्ड से ऊपर जाएगा। स्प्रिंग होती है नॉन इंपल्सिव, ठीक है, स्प्रिंग इज नॉन इंपल्सिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप ये सोचो ना, जब ये जा करके इससे टकराएगा, नीचे से टकराएगा, जब ये जा करके इससे नीचे से टकराएगा तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाने वाली है। मतलब स्ट्रिंग टेंशन लगा ही नहीं रही है, जिसको आप इंपल्सिव फोर्स कह रहे हो, जिसकी वजह से आप मोमेंटम कंजर्व नहीं करते, वो लगने वाले नहीं, आपकी स्ट्रिंग स्लैक कर जाने वाली है। अगर आपकी स्ट्रिंग स्लैक कर जाने वाली है मतलब यहाँ पर टेंशन नहीं लगने वाला है, मतलब इंपल्सिव फोर्स नहीं है, तो यहां पर आप सीधे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो कि mc इंटू वी, जब ये दोनों चले गए तो mc प्लस mb इंटू वी डैश, और क्योंकि सबका मास सेम है तो v डैश इक्वल टू v/2। समझना, इस केस में लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप थर्ड केस की बात करो ना, जो थर्ड केस है, इस केस में अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप इस केस में देखो, ये आकर के यहां पर स्टिक किया, तो इस केस में बिल्कुल, इस केस में स्ट्रिंग अपना फोर्स लगाएगी टेंशन, जो कि होगा नॉन इंपल्सिव, सॉरी, जो कि होगा इंपल्सिव इन नेचर। तो यहां पर आपका मोमेंटम कंजर्व नहीं है, तो यहां पर आपको बिल्कुल प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ठीक है, कि यहां पर अगर टेंशन लगा टी, इसकी वेलोसिटी ले लो v अपवर्ड। ठीक है, मतलब कि ऐसे देखो, मैं अलग अलग बना देता हूं। ठीक है, तो इसको आपको कैसे डील करोगे इस चीज को, देखो, अगर आप सबसे पहले मैं बात करूं ब्लॉक बी के बारे में, तो ब्लॉक बी के पास एक टेंशन है टी, और बाद में इसके पास एक वेलोसिटी हो जाएगी v। देखो फाइनली तो सब एक सेम ही वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रिंग को आपने एक ही कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो फाइनली सबकी वेलोसिटी होगी सेम, तो मान लेते हैं फाइनली बी ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इंटीग्रल टी डॉट डी टी इंपल्सिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और सबके मास को आप ले लो m। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एम ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी को मैं सबको ले रहा हूं m। तो इस केस में आपका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो आपको होगा फाइनली मोमेंटम होगा m इंटू वी, इनिशियली तो था नहीं। ठीक है, अगर आप इस सी वाले को देखो, अगर आप इस सी वाले पार्टिकल को देखो, ठीक है, तो इस पे क्या लगने वाला है, देखो, अच्छा सॉरी, यहां पर एक नॉर्मल भी तो लगेगा ना, एक सेकेंड, यहां पर एक और क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रल टी माइनस एन इंटू डी टी। ठीक है, इक्वल टू आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू वी। ठीक है, और फाइनल मोमेंट, सॉरी, इनिशियली कितना है, 0। अच्छा, और अगर आप इस सी वाले को देखो, ठीक है, इस सी वाले को देखो, तो इस सी वाले पर एक ब्लॉक बी नॉर्मल लगाएगी इस डायरेक्शन में, और इसके पास वेलोसिटी है v। ठीक है, तो इसका क्या लिखोगे, इंटीग्रल एन डॉट डी टी इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, m इंटू वी, और इनिशियली इसके पास वेलोसिटी थी u, तो इनिशियली इसके पास मोमेंटम था m इंटू यू। कितना था, m इंटू यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया है ना, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को ले रखा है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप ले लो नेगेटिव। अच्छा, अगर आपने ऐसा किया तो यहां पर भी साइन चेंज होगा। ठीक है, यहां पर भी साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, यहां पर आएगा माइनस, और यहां पर आएगा माइनस, और यहां पर माइनस, और ये भी माइनस का। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लो। ठीक है, फिर यहां पर आपके पास क्या आने वाला है, देखो, यहां पर आपके पास आ जाएगा, जब आप इस ब्लॉक ए को देखोगे, तो इस ब्लॉक ए पर ऊपर है टेंशन टी, तो ये हो जाएगा टी डॉट डी टी इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास m इंटू वी, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, और इनिशियली कितना है, 0। यहाँ पर ये तीन इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड बोल दो, इसको बोल दो 2, और इसको बोल दो 1। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, अगर आप 1 और 2 को ऐड करो ना, 1 और 2 को, तो यहां से आपको मिलेगा इंटीग्रल टी डॉट डी टी। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहां से आपको मिलने वाला है माइनस का m इंटू वी, और माइनस का m इंटू वी, और प्लस का m इंटू यू। ठीक है, और ये इंटीग्रल टी डॉट डी टी किसके बराबर है, तो m इंटू वी के, तो यहां से आप इसको कर दो रिप्लेस। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा m इंटू वी। ठीक है, और इक्वल कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2m इंटू वी, और प्लस का m इंटू यू। ठीक है, प्लस का 2m इंटू यू। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी v, वो कितनी आ जाएगी, u डिवाइड बाई 3। ठीक है, कितनी आ जाएगी, u डिवाइड बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर आप देखो, और अगर आप थर्ड केस की बात करो, ये जो थर्ड केस है, यहां पर अगर आप देखो, इस थर्ड वाले केस में
ठीक है, सॉरी सेकंड केस, थर्ड केस तो हो गया ना, ये फर्स्ट था, ये थर्ड था और ये सेकंड। तो सेकंड वाले को देखो तो आपकी जो यहाँ पर क्या है स्प्रिंग, और स्प्रिंग क्या होती है नॉन इंपल्सिव, स्प्रिंग इज नॉन इंपल्सिव। और क्योंकि आपने इस स्प्रिंग की सहायता से ही इस स्प्रिंग की सहायता से ही इस स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, आपने स्प्रिंग की सहायता से ही किस स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग हो जाएगी वो भी नॉन इंपल्सिव नेचर में बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी आप बिफोर एंड आफ्टर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, यहां पर भी जो टेंशन होगा इट इज नॉन इंपल्सिव नेचर, क्योंकि आपने इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, और स्प्रिंग जो आपकी होती है वो होती है नॉन इंपल्सिव। तो यहां पर भी आप सीधे क्या कर दो, m इंटू यू इक्वल टू 2m इंटू वी, और v कितना आ जाएगा u डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आप बात कर रहे हो अगर रेशियो का, तो रेशियो आपके पास आ गया u बाई 2 इज टू यू बाई 2 और इज टू यू बाई 3। तो यहां से कितना आ गया अगर आप देखो, तो अगर आप यहां पर एक काम करो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3:3:2। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 3:3:2। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि यह फोर्स एग्जर्ट एन इंपल्स आई ऑन अ पार्टिकल चेंजिंग इट स्पीड फ्रॉम यू टू यू। तो कोई आपके पास पार्टिकल थी, उसकी स्पीड कितनी थी u, आपने इस पे लगाया फोर्स और इसकी स्पीड को क्या कर दिया 2u कर दिया। ठीक है, तो जो मोमेंटम में चेंज हुआ, जो आप डेल्टा p बोल रहे हैं, वो कितना हो जाएगा आप कहोगे, वो हो जाएगा 2, वो कितना हो जाएगा, अगर आप इसके मास को m ले लो, ठीक है, अगर आपने इसके मास को m बोला तो आप कहोगे वो हो जाएगा 2m इंटू यू और माइनस आप माइनस m इंटू यू। ठीक है, वो जो डायरेक्शन है मैंने इस डायरेक्शन को ले रखा है पॉजिटिव, उधर को ले रखा है नेगेटिव। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आया 3mu, यही आपका इंपल्स है आई। ठीक है, अच्छा, तो कह रहा द अप्लाइड फोर्स एंड द इनिशियल वेलोसिटी आर अपोजिटली डायरेक्शन अलोंग द लाइन। द अप्लाइड फोर्स एंड द इनिशियल वेलोसिटी आर अपोजिटली डायरेक्टेड अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, तो मतलब वही ऑफ कोर्स ये इधर से आ रहा है, तो आपने फोर्स को इस डायरेक्शन लगा करके इसके वेलोसिटी को चेंज कर दिया ना, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई 2u, जो मैं बनाया था पहले। ठीक है, मतलब यही। ठीक है, कह रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहां पर जो वर्क डन बाय द फोर्स होगा वो किस क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क डन आप निकालोगे वो होगा, आप कहोगे वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m इंटू 2u का स्क्वायर, इट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और माइनस हाफ m इंटू यू स्क्वायर, इट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 4mu स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और माइनस का mu स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3mu स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और आई कितना है 3mu, तो ठीक है, तो यहां से ये आप लिखो 3mu बाई 2 और इंटू का u और लिखो आप, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा ये i इंटू यू, मतलब ऑप्शन नंबर सी। सो हाँ 3m सॉरी iu बाई 2, नॉट iu बाई 2, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, देखो इसने बोल रखा था, ये मत समझना कि डायरेक्शन मैंने इसको कैसे 2 यूजर कर दी, इसने बोल रखा था कि the applied force and the initial velocity are oppositely directed along the same line। मतलब अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो आपने फोर्स को इस डायरेक्शन अप्लाई किया तो वेलोसिटी चेंज होगी इस डायरेक्शन में, कितनी हो गई 2u हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम आपने निकाल दिया, आपको इंपल्स मिल गया, जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। फिर सिंपली यहां पर आई इक्वल 3mu मैंने पुट कर दिया, तो आपके पास आ गया iu बाई 2। ठीक है, इट इज द वर्क डन बाई द फोर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक ए एंड बी आर कनेक्टेड एंड इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, द पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, a bullet of mass moving with the velocity was shown in the figure block B and get embedded into it. The impulse imparted by the tension force to the block of mass 3m, इस 3m वाले ब्लॉक पे टेंशन कितना फोर्स इंपार्टेड करेगी, आप कहोगे इनिशियली ये रेस्ट पर था तो इसका मोमेंटम था 0, फाइनली जब ये इसमें आ जाएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनली इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, तो जो इसके मोमेंटम में चेंज होगा क्या वही फोर्स स्ट्रिंग यहां पर इंपार्टेड करने वाली है। और क्योंकि स्ट्रिंग इज नॉन इंपल्सिव इन सॉरी इस
ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग आपकी क्या होती है, इंपल्सिव होती है। ठीक है, स्ट्रिंग आपकी क्या होती है, इंपल्सिव होती है ना, इंपल्सिव। तो क्योंकि स्ट्रिंग आपकी होती है इंपल्सिव इन नेचर, तो यहां पर आप सीधे मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपली यहां पर जाना पड़ेगा आपको कि ये आपके पास m मास है, ऊपर टेंशन लग रहा है t, बुलेट ने नॉर्मल लगाया n, इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को आप ले लो पॉजिटिव। ठीक है, अभी सिंपली जैसे हमने यहां पर किया था इसके पहले प्रॉब्लम में, बिल्कुल वैसे करना है और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो आप क्या लिखोगे, t माइनस एन डॉट डी टी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू वी, वो भी माइनस का, क्योंकि वेलोसिटी नीचे है। ठीक है, फिर अगर आप इस बुलेट को देखो तो इस बुलेट पर ये नॉर्मल लगाएगा ऊपर और इसकी वेलोसिटी ये v नीचे, फाइनली सबकी वेलोसिटी होनी तो सेम ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, n डॉट डी टी इक्वल टू माइनस m इंटू वी, और माइनस ऑफ माइनस m इंटू यू। फिर हो क्या हो जाएगा, अगर आप इस 3m वाले ब्लॉक को देखो तो इस 3m वाले ब्लॉक पे टेंशन है t ऊपर और इसकी वेलोसिटी v है ऊपर, तो ये हो जाएगा t डॉट डी टी इक्वल टू 3m इंटू वी। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जिस दिन आप ऐड करोगे तो आपके पास मिलेगा इंटीग्रल टी डॉट डी टी इक्वल टू माइनस एम इंटू वी, और माइनस का m इंटू वी और प्लस का m इंटू यू, और इंटीग्रल टी डॉट डी टी को आप पुट कर दो 3m इंटू वी, तो ये हो जाएगा 3m इंटू वी इक्वल टू माइनस 2m इंटू वी और प्लस का m इंटू यू। तो यहां से अगर आप देखो तो m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास v की जो वैल्यू है, आपके पास v की जो वैल्यू है वो आ जाने वाली है u डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर टेंशन कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा उसके बारे में जानना चाहते हो, सिंपली तो चेंज इन द मोमेंटम, 3m इंटू फाइनल वेलोसिटी हो गई u बाई 5, तो ये आपके पास कितना आ गया, 3m u बाई 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि अ बॉल स्ट्राइक्स अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, तो ये आपके पास, ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इट इज द स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट कितना है, 0। ठीक है, एक पार्टिकल 45 डिग्री पर इससे आकर के, ठीक है, स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और यहां पर आके इसने स्ट्राइक किया। इस वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं लेट कॉल्ड v। ठीक है, लेट कॉल्ड v। ठीक है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्हाट कैन नॉट बी पॉसिबल एंगल ऑफ इट्स वेलोसिटी विद द वर्टिकल आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन ये एंगल लेट कॉल्ड थीटा, बोल दो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, और आफ्टर द कोलिजन इसके वेलोसिटी को मैं बोल दे रहा हूं, इसको आप नाम दे दो v डैश, कितना दे दो, v डैश। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोलोगे कि ये एंगल भी आपका थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहां पे अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप यहां पर देखो, जब ये पार्टिकल आकर के यहां पर हिट करेगा तो ये जो ग्राउंड फोर्स एग्जर्ट करने वाला है वो तो इस डायरेक्शन में करेगा। इसका मतलब यहां पर ये है ना कि यहां पर जो मोमेंटम में चेंज लाएगी ये इसके वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लाएगी, मतलब v cos 45 वाला लाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां पर मोमेंटम में चेंज लाएगी, क्योंकि जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब मैं ये करना चाहता हूं कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना, जिसको आप बोल रहे हो v sin 45, ये नहीं चेंज होने वाला है, ये बाद में, मतलब ये कितना है तो आप कहोगे ये इट इज द v डैश साइन थीटा। ठीक है, v डैश साइन थीटा। तो आफ्टर द कोलिजन आपका ये जो v डैश साइन थीटा है ये आपका v साइन 45 के बराबर ही होगा, क्योंकि मोमेंटम में चेंज वर्टिकल फोर्स की वजह से आएगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी लाने वाली है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी लाने वाली है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी रिमेन सेम। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन है E, तो E इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो फाइनली इसके वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी कुछ v डैश कॉस थीटा, इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आप क्या लिखोगे कि v डैश कॉस थीटा जो होगा
और बराबर किसकी होगा, u cos 45 के वेलोसिटी अप्रोच। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि v डैश cos थीटा जो होगा वो बराबर होगा e टाइम्स ऑफ u cos 45 के। इट इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक काम करो, इट इज द v नॉट u। ठीक है, ये आपका क्या है, v है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड लगा दूं तो ये कितना आएगा, v डैश साइन थीटा डिवाइड बाई v डैश कॉस थीटा इक्वल टू v साइन 45। ठीक है, और डिवाइड बाई ev कॉस 45। ठीक है, तो यहां से v डैश से v कैंसिल आउट। तो यहां से अगर आप देखो तो आपका जो tan थीटा आ रहा है वो आ रहा है tan 45 डिवाइड बाई e के। मतलब जिस दिन e की वैल्यू 1 के बराबर होगी उस दिन आपका थीटा 45 के बराबर होता। लेकिन यहां पर इसने क्या बोल रखा है कि एज्यूम e इज लेस देन आर इक्वल टू 1, मतलब एक से आप कम लो। ठीक है, जिस दिन 1 होता उस दिन ये 45 होता। अगर जिस दिन ये 1 से कम हो गया, आपका थीटा 45 डिग्री से कम हो जाएगा। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 30 डिग्री। ठीक है, जिस दिन ये E इक्वल टू 1 होता आपका थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर ही होता। जिस एंगल से उसने हिट किया उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपका ये लेस देन 1 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बड़ा ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, इसका मतलब यहां पर अगर आप देखो 45 डिग्री से कम आपको एक ही दे रखा है 30। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि एज शोन इन द फिगर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड हिट अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एंड रीबाउंड्स विद अ वेलोसिटी vf इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री द वेलोसिटी vf विल बी। ठीक है, तो पहली बात तो यहां पर जो आपको समझ में आना चाहिए ना कि जो लाइन ऑफ इंपैक्ट, जो लाइन ऑफ कोलिजन की डायरेक्शन आने वाली है, ठीक है, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट या फिर लाइन ऑफ कोलिजन वो ये आएगी, इट इज द लाइन ऑफ कोलिजन। ये डायरेक्शन है आपके पास लाइन ऑफ कोलिजन की। ठीक है, इसका मतलब अगर ये आपकी वेलोसिटी है, एक तो इसका कंपोनेंट आएगा जो कि इसके होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। ठीक है, और एक आएगा इसके अलोंग इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल आपके पास इसने दे रखा है 30 डिग्री, जैसे इसमें मैं इसको थीटा ले लेता हूं। ठीक है, बाद में 30 डिग्री पर पुट कर देंगे, बस ये देख रहे हैं थीटा इक्वल 30 डिग्री है। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। ये भी कितना होगा, थीटा होगा। उसी प्रकार जब ये कोलाइड करके इट इज द वी फाइनल, तो अगर आप यहां पर देखो तो फिर से इसके पास दो आने वाले हैं। एक तो होगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, एक तो होगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये, ठीक है, और एक होगा इसके अलोंग ये, और ये आपकी है VF। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आप कितना होने वाला है, थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना होना, थीटा, क्योंकि इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट है। समझना, यहां पर इसने कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन दे नहीं रखा है भाई, तो उसकी यहां पर रिक्वायरमेंट थी नहीं। क्यों नहीं थी, क्योंकि आपको एक चीज समझ में आना चाहिए था कि अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड है तो जो 3 साइन थीटा और इक्वल टू मैं लिख सकता हूं VF cos थीटा, क्योंकि जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाली वेलोसिटी कंपोनेंट है, जो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये वाला, और जो ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये चेंज नहीं होने वाले, क्योंकि इट इज द लाइन ऑफ कोलिजन की डायरेक्शन ये है। तो जो मोमेंटम में चेंज ला रहे होंगे वो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी ला रही होगी, ये इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3 साइन थीटा इक्वल टू वी फाइनल इंटू कॉस थीटा के बराबर ही होता। तो यहां से अगर आप वी फाइनल खोजना चाहते हो तो वो कितना होगा, 3 tan थीटा। मतलब यहां से आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3 tan 30। ठीक है, 3 tan 30 मतलब ये कितना हो गया, 3 इंटू 1/√3। ठीक है, यहां पर आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, √3 मीटर पर सेकेंड। ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर चलो आपसे यही पूछा, लेकिन सोचो अगर यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन E भी दे दिया होता,
तो आपको एक समझ में आना चाहिए, जो कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन आप ई लिखते, इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये है v फाइनल साइन थीटा, और वेलोसिटी अप्रोच ये है, दैट विल बी द 3 cos थीटा। तो यहां पर आप लिखते वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इट इज द v फाइनल इंटू साइन थीटा, ठीक है, और वेलोसिटी अप्रोच आपके पास क्या आ जाता है 3 cos थीटा, ठीक है, 3 cos थीटा, ठीक है। मतलब इसके लिए ना जो यहां पर कोफिशिएंट और रेजिस्ट्यूशन होता वो आपके लिए हो जाता v फाइनल डिवाइड बाई 3 इंटू टेन थीटा, ठीक है। बाय द वे आपसे प्रॉब्लम यहीं तक पूछा था, लेकिन आप आगे भी यहां पर अप्रोच कर सकते थे अगर कोफिशिएंट और रेजिस्ट्यूशन उसने आपको दे रखा। तो बस आपको समझ में आना चाहिए था कि हाँ इट इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होने वाली है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी अप्रोच होगी, क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सर्ट होने वाला है, मोमेंटम उस डायरेक्शन में चेंज होने वाला है। तो और जो दूसरी वेलोसिटी होगी जो इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होने वाली है वो चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। तो हमने उनको बराबर कर दिया, तो यहां से हमारा तो आंसर यहीं पर खत्म हो गया था बाय द वे। लेकिन ये अगर आपसे कोफिशिएंट और रेजिस्ट्यूशन की वैल्यू पूछता फॉर दिस सिचुएशन, ये जो हुआ है, तो आप यहां से उसको फाइंड आउट कर सकते थे ई की भी वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ गन इज माउंटेड ऑन अ रेल बोर्ड, ठीक है, रेल रोड कार, ठीक है, एक कार है दैट इज द रेल रोड कार, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये है मेरा, ठीक है। कह रहा है कि द मास ऑफ द कार एंड द गन एंड द सेल एंड द ऑपरेटर इज 50 m। अच्छा, मतलब इस पे एक गन रखा गया है और उसके अंदर बुलेट है, मतलब सेल है, और टोटल मास जो है वो 50 m है, वेयर m इज द मास ऑफ वन सेल, और एक सेल का जो मास है वो कह रहा है कि m है, ठीक है। कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द सेल विथ रिस्पेक्ट टू द गन इट स्टेट बिफोर फायरिंग। अब याद रखना इट इज द, ये किसका केस है, बिफोर फायरिंग का केस है, ठीक है। ट्रॉली प्रॉब्लम में हम दो केस करते थे, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली में दो, बिफोर एंड आफ्टर, तो ये बिफोर का केस, ठीक है, बिफोर फायरिंग, ठीक है। बस इस चीज को समझो, ठीक है। और जो उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, गन के रिस्पेक्ट में जो सेल की वेलोसिटी है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द सेकंड शॉट। जब आप सेकंड सेल को फायर करोगे तब आपसे पूछा है कि इस कार की वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप सबसे पहली बात तो एक गन बना लो, मान लेते हैं कि ये एक गन है, ठीक। आप तो सिंपल गन बनाओ, इसने किसी एंगल पर इसको माउंटेड करके रखाया है नहीं, तो आप सिंपली आप सोचो, ठीक है, किसी एंगल मत रखो जब तक बोले ना। तो सिंपली मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रख दिया, ठीक है। इसके अंदर है बुलेट, वो भरे पड़े हैं, और इसका टोटल मास है 50 m, ठीक है। इसका टोटल मास कितना है, वो है 50 m, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ये जो समझ में आती है। तो अभी तो ये क्या थे, रेस्ट पर थे, इनिशियली इनके पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो इनिशियल मोमेंटम जो था वो था 0, कितना था 0, और कंप्लीटली मास आपको 50 m दे रखा है, इस कार का, गन का, सेल का, सबका मिला करके 50 m। तो इनिशियली मोमेंटम 0 था, ठीक है, ये समझ में मुझे आता है, ठीक है। अब जब सोचो, जब पहली बुलेट फायर हुई, जब पहला सेल फायर हुआ, कितने से, 200 मीटर पर सेकेंड से, विथ रिस्पेक्ट टू द गन, और ये कहानी है बिफोर फायरिंग की, इसकी कहानी है बिफोर फायरिंग की। तो बिफोर फायरिंग इनके पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, ठीक है, नहीं। और मान लेते हैं कि फाइनली इनके पास इस डायरेक्शन है, वेलोसिटी आई लेट कॉल्ड v। तो आप बोलो इनका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, आप कहोगे मास ऑफ द सेल इंटू 200, आप यही लिखोगे ना, वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू गन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेल माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेल कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। लेकिन इनिशियली तो वेलोसिटी ऑफ गन 0 था ना बिफोर फायरिंग, तो बिफोर फायरिंग 0 था, तो ये हो गया 0, और माइनस का, अब एक बुलेट फायर हो चुकी है, अब मास कितना बचा 49, तो 49 और इंटू v। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन वेलोसिटी का इसके अपोजिट लिया है, बुलेट की डायरेक्शन इधर है और मैंने इसकी डायरेक्शन इधर ले रखी, इसीलिए आपको ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस, ठीक है। तो अब अगर आप यहां से देखो तो ये फर्स्ट बुलेट की कहानी है, इनिशियल मोमेंटम है 0, तो आप क्या करोगे कि p इनिशियल इक्वल टू आप कर दो p फाइनल,
तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 200 इंटू एम, इट इज द 49 एम इंटू वी, ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, 49 एम इंटू वी के। तो यहां से आपके पास वी आ गया, कितना आ गया, 200 और डिवाइड बाई 49, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एम इंटू 200, हाँ ठीक है, 49 एम इंटू वी। अब आप देखो, अब कहानी क्या चल रही है कि आपके पास ये एक सिस्टम है, मतलब कि ये आपके पास एक कार है, इस पे आपने इस गन को माउंट कर रखा है, इसके पास इस डायरेक्शन में अब एक वेलोसिटी है जिसको, जो कि कितना है, 200 डिवाइड बाई 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से दूसरी बुलेट फायर होने वाली है, दूसरा सेल यहां से फायर होने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, तो यहां पर इनिशियल मोमेंटम आपके पास है 49 और इंटू का 200 और डिवाइड बाई 49। ठीक है, 49 इंटू 200 डिवाइड बाई 49, इट इज द इनिशियल मोमेंटम, सॉरी 49 इंटू एम, मास भी, ठीक है, 49 एम। ठीक है, कितना होगा, 49 एम इंटू, ठीक है, 49 एम इंटू 200 और डिवाइड बाई 49। ठीक है, ये केस आपका अलग था, इसको तो ये हम कर चुके हैं, इसको सॉल्व करके अब ये केस मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब ये केस मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम इस केस में 0 था। ठीक है, इसको मैं लेता हूं नेक्स्ट पेज पे, देखना यहां पर बहुत, यहीं पर सब हो जाएंगे। देखो, ये कार थी, ये इस पे बुलेट गन था माउंटेड। इनिशियली इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी कितनी की, तो 200 डिवाइड बाई 49 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली अगर मैं इसके मोमेंटम के बारे में बात करूं तो वो होने वाला है 200 डिवाइड बाई 49, ठीक है, और इनटू का 49 एम। ठीक है, अब आप एक बुलेट को फायर करने वाले हो। अब यहां से क्या होगा कि एक बुलेट होने वाला है फायर, समझना, अब ये बुलेट यहां से फायर होगा। अब मान लेते हैं फायरिंग के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई वी डैश, तो इस बुलेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, देखना, 200 और माइनस का 200 डिवाइड बाई 49, क्योंकि ये बात कर रहा है बिफोर फायरिंग की, सॉरी यहां पर देखो, ये बात कर रहा है बिफोर फायरिंग की। तो बिफोर फायरिंग अगर आप गन की वेलोसिटी देखो तो वो थी 200 डिवाइड बाई 49 मीटर पर सेकंड। तो अब इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेल क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन था ना। तो लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेल तो इस डायरेक्शन में है और फायरिंग के पहले गन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो इसलिए ये माइनस दिख रहा है आपको। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो आएगा m और इंटू का 200 और माइनस का 200 डिवाइड बाई 49। ठीक है, और माइनस का 48 m, मतलब 48 m और इंटू का v डैश। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा और बुलेट का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से माइनस साइन आ रहा है। अब इस केस में भी आप क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, कर दो आप, और यहां से आप क्या निकाल लोगे, इस v डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, सिंपल, यहां पर कुछ नहीं था, बेसिकली यहां पर दो कहानी चल रही थी। पहले आपका पूरा सिस्टम था रेस्ट पे, आपने एक बुलेट को फायर किया, जो आपने एक बुलेट को फायर किया तब मैंने निकाल लिया कि अब जो सिस्टम बचा उसकी वेलोसिटी होगी 200 डिवाइड बाई 49। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब ये दूसरे केस के लिए इनिशियल बन गया। ठीक है, दूसरे केस के लिए क्या बन गया, इनिशियल बन गया। अब आपने बुलेट को फायर किया, बिफोर फायरिंग की बात कर रहा था, तो अब इस केस में जो बुलेट की वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो कितनी हो जाएगी, 200 माइनस 200 डिवाइड 49। ठीक है, और फिर से आपने फाइनल मोमेंटम लिखा और इनिशियल को आप फाइनल करो, और यहां से आपके पास ये क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जो कि ये जानना चाहता है, किसका, कार का। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि टू बॉल ए एंड बी हैविंग मास 1 kg एंड 2 kg।
ठीक है, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लेते हैं कि ये आपका पास 1 kg है, ये आपके पास है 2 kg। ठीक है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इधर है 21 मीटर पर सेकेंड, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड हेड ऑन, आफ्टर कोलिजन ए मूव विथ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। कोलिजन होने के बाद जो आपका ये 1 kg वाला है, ये अभी भी इसी डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि देन द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन क्या होगा। ठीक है, कोफिशिएंट रेजिस्ट्यूशन क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोलिजन के बाद मैं 2 kg वाले ब्लॉक पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर मोमेंटम है कंजर्व। तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल आप करो। इनिशियल कितना आप कहोगे 2 इंटू 20, सॉरी इट इज द 21 नॉट 20, 2 इंटू 21। ठीक है, और माइनस का 2 इंटू 8, और फाइनली क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 इंटू 1। ठीक है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आप अभी मैं इधर ले लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इधर है, नेगेटिव आएगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 2 इंटू वी। तो यहां से कितना आ गया ये 28 और माइनस का ये 4 है। तो ये कितना है 4, तो ये आ गया 28 और माइनस का 8, और ये हो गया 1 और प्लस का 2v। तो यहां से कितना हो गया, ये हो गया 13 माइनस 1 इक्वल टू 2v, मतलब v आ गया 6 मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, डायरेक्शन मेरा सही है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन क्या होगा, आप कहोगे ये होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है 6 माइनस 1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है तो 21 और माइनस ऑफ -4। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो उसकी वजह से ये माइनस आ रहा है। तो ये आपके पास हो गया 5 डिवाइड बाई 25 ना, मतलब ई कितना आ गया 1/5। तो 1/5 का मतलब 0.2। ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि अ ट्रक मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड ईस्ट एंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका जो ट्रक है, ठीक है आपका, ठीक है जो ट्रक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। कोलाइड विथ इलास्टिकली, ठीक है विथ लाइट बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से एक बॉल आ रहा है, वो भी वेस्ट की तरफ, ठीक है इस डायरेक्शन में आ रहा है, कितने से 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं u1 की बात करूं तो u1 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे u2 कितना है, u2 आपके पास है माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रक है और ये एक लाइट बॉल है, बहुत कम वेट है इसका, तो फाइनली जब कोलिजन हो गया उसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत हैवी है। समझो ये ट्रक है और एक लाइट बॉल आकर के 25 मीटर पर सेकेंड इससे कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तो ट्रक अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा। ठीक है, उसके वेलोसिटी में ज्यादा कुछ चेंज आया होगा नहीं, समझ रहे हो। और इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं v2। कितना मान लेते हैं v2, और इलास्टिकली है, मतलब E इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, तो यहां से अगर आप लिखो तो क्या हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इक्वल टू 1 जो दे रखा है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v माइनस 20 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 20 माइनस ऑफ -25। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 45। अच्छा, ये मैंने v को ईस्ट में ही ले लिया है, ठीक है ईस्ट डायरेक्शन में ही ले लिया। अगर नेगेटिव साइन आएगा तो मैं उसको चेंज कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो 45 इक्वल टू v माइनस 20, और यहां से v नेगेटिव आ भी नहीं रहा है, इट इज 65 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन लिया वो बिल्कुल सही लिया है, ईस्ट में ही। ठीक है, तो मतलब कितना आ जाएगा 65 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थिंक ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि टू परफेक्टली इलास्टिक बॉल ऑफ सेम मास m मूविंग वेलोसिटी u1 एंड u2 कोलाइड इलास्टिकली।
n टाइम्स इलास्टिकली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब इक्वल टू वन। इक्वल टू वन मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होने वाली है। तो आपकी अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो कितनी होगी, आप कहोगे हाफ m इंटू यू वन स्क्वायर और प्लस हाफ m इंटू यू टू स्क्वायर, दोनों का मास है सेम, वेलोसिटी है u1 और u2। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो गई हाफ m और इंटू u1 स्क्वायर और प्लस का u2 स्क्वायर, और यही आपकी क्या होने वाली है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है कि इन द फिगर शोन द टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है, ईच आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट विथ ईच अदर ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, द थर्ड बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r बाई 2, ठीक है, इज कमिंग डाउन वर्टिकली विथ वेलोसिटी ऑफ v नॉट। ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ v नॉट और इसकी रेडियस कितनी है r बाई 2 और मास सबका m ही है। ठीक है, इज साइमल्टेनियसली हिट टू बॉल्स एंड इटसेल्फ कम्स टू द रेस्ट। ठीक है, द ईच ऑफ द टू बिगर बॉल्स विथ विल मूव आफ्टर द कोलिजन विद स्पीड इक्वल। ठीक है, तो मान लेते हैं आफ्टर द कोलिजन इनकी जो स्पीड है उसको मैं यू नाम दे देता हूं। सबसे पहले तो आप ये सोचो, ठीक है, जब ये यहां पर आया इससे कोलाइड किया तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी ऐसी, और ये फाइनली रेस्ट पर आ गया। मतलब इनिशियली इसके पास मोमेंटम था m इंटू वी नॉट का, फाइनली इसका मोमेंटम जीरो हो रहा है। इसके मोमेंटम को कम कौन कर रहा है, ये चीज तो ये दिमाग में है कि मोमेंटम को कम कौन कर रहा है। आप ये सोचो, जब ये इससे यहां पर कोलाइड किया होगा तो इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली, इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली, मोमेंटम मिला। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो है बॉल, ये कंटेक्ट है, ये कंटेक्ट है, ये एक इस पे यहां पर इंपल्स लग रहा होगा ऐसे इस डायरेक्शन में इंपल्स, और एक यहां से भी इंपल्स लग रहा होगा। कंटेक्ट एक यहां है, एक यहां से भी इंपल्स लग रहा होगा। तो इस पे ये दो जो इंपल्स लग रहे हैं ना, इस इंपल्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, इस इंपल्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके मोमेंटम को कम कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट जो इंपल्स का है, जो इंपल्स का वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके मोमेंटम को कम कर रहा है। देखो ये है मेरी बॉल, ये वाली, इस वाले बॉल की मैं बात कर रहा हूं, इस पे दो इंपल्स लग रहे हैं, एक इधर से लग रहा है, ठीक है, और एक इधर से लग रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों बॉल सेम ही है, सब कुछ सेम है, तो ये भी आई इंपल्स है और ये भी इंपल्स आई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस एंगल की बात करूं, कौन से एंगल की, इस एंगल की, दिस एंगल, इस एंगल में बोलता हूं थीटा। तो यहां पर देखो, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, दिस एंगल, तो ये लेंथ कितना है, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल, तो ये कितना है, आप कहोगे इसकी रेडियस है r बाई 2, इसकी है r, तो ये हो जाएगा r प्लस r बाई 2, और ये कितना है r। तो अगर मैं यहां पर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा आपके पास हो जाने वाला है r डिवाइड बाई r प्लस r बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r डिवाइड बाई 3r, मतलब ये हो जाएगा 2/3 आपके पास आ गया साइन थीटा। अब आप देखो, इस इंपल्सिव फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही आने वाला है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो मतलब ये जो देख रहे हैं, इट इज द आई कॉस थीटा और आई कॉस थीटा। यही वो इंपल्सिव फोर्स है, यही वो इंपल्स है जो कि इसके ये कंप्लीटली जो दिख रहा है 2i cos थीटा, ये 2i cos थीटा दिख रहा है इंपल्स, यही इंपल्स रिस्पॉन्सिबल है कि ये इसके मोमेंटम को कम कर रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ये इंपल्स। ठीक है, ये इंपल्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो इस इंपल्स के कारण इस जो बॉल है ना, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, और यहां पर आकर के ये रेस्ट पर आ गया, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है।
तो इसका मतलब ये जो इंपल्सिव फोर्स आ रहा है 2i cos थीटा, यही होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, इसके मोमेंटम में जो चेंज करवा रहा है, इट इज द इंपल्सिव फोर्स। तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे 2i cos थीटा, फाइनल मोमेंटम हो गया 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है माइनस mv नॉट, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है, डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो माइनस mv नॉट। तो ये आपके पास क्या आ गया, देखो ये आ गया 2i cos थीटा और इक्वल टू m इंटू वी नॉट, इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको आप क्या बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो, अब मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है ना, कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, आई कॉस थीटा, सॉरी आई साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये इंपल्स फोर्स का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इनके मोमेंटम में चेंज कराने के लिए, और दोनों पर सेम ही इंपल्स लगने वाला है, आई साइन थीटा और आई साइन थीटा, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम ही होने वाली है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल ही है। मतलब कि इन दोनों का मास m है रेडियस r है, इसका मास m है रेडियस r/2 है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो मतलब मैं क्या ये लिख सकता हूं कि जो आई साइन थीटा वाला इंपल्सिव फोर्स है, ये किसी एक को पकड़ लो, वैसे मैं इसको पकड़ लेता हूं, इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया m इंटू यू, और इनिशियली कितना था 0। तो एक इक्वेशन आपके पास यहां से बनेगी आई साइन थीटा इक्वल टू m इंटू यू, इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहां पर दिख रहा है कि जब ये यहां पर आया तो एक तो इंपल्स यहां से लगने वाला है, एक इंपल्स यहां से लगने वाला है, क्योंकि देखो क्या हो सकता है कि ये यहां पर आके या तो रेस्ट पर आ जाए, या तो ये भी हो सकता है कि ये रिबाउंड हो जाए, हो सकता है ना, ये इंपल्स लग रहा है यहां से, और ये भी हो सकता है कि इस इंपल्स के कारण ये जो आई साइन थीटा वाला है, हो सकता है कि ये जो दोनों आपके पास बॉल है, ये और ये, इनके बीच में से ये नीचे भी निकल जाए, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, रेस्ट पर भी आ सकता है, नीचे भी जा सकता है, रिबाउंड भी हो सकता है, ठीक है। उसमें से ये एक केस है कि जब ये रेस्ट पर आ गया, जब ये रेस्ट पर आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो कि इस यहां से आप इस इंपल्स की वैल्यू देखो, तो यह आएगा m इंटू यू डिवाइड बाई साइन थीटा, और इसको आप उठा करके इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, इसको आप उठा करके इस इक्वेशन में पुट करो, तो आपके पास क्या आएगा, आप देखो, आपके पास आ जाएगा 2i के स्थान पर मैं रख रहा हूं m इंटू यू और डिवाइड बाई साइन थीटा, और इंटू का ये हो गया आपके पास कॉस थीटा, और इक्वल टू कितना हो गया, तो आपको हो गया इक्वल टू हो गया m इंटू वी नॉट, ठीक है, m इंटू वी नॉट। मैं इसको दूसरे पेज पर लेता हूं, ठीक है, ये क्या बन गया 2m इंटू यू, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और इक्वल टू कितना है m इंटू वी नॉट, ठीक है, सबका मास सेम ही है ना, कैपिटल M और कैपिटल M, ठीक है, मैंने स्मॉल m ले लिया है, ठीक है, बाय द वे, तो ये मास और मास तो यहां से कैंसिल आउट ही हो जाने वाले, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है 2u cot थीटा इक्वल टू आपके पास आ रहा है वी नॉट। अब आपके पास साइन थीटा कितना था, तो साइन थीटा आपके पास है 2/√3, मतलब सॉरी 2/√3 है, 2/3, इतना है ये 2/3, ठीक है। तो अगर मैं यहां से tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा कितना आने वाला है 2/√5, ठीक है। तो cot थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा √5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वी नॉट। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी वी नॉट बाई √5, कितनी आ जाएगी वी नॉट बाई √5, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, समझो इस चीज को, ठीक है, कि हाँ इसमें ये जो बॉल गिर रही है, ऑफ कोर्स इसका मोमेंटम कम होगा, क्योंकि ये जो इंपल्स लगा रहे हैं ये दो बॉल, उस इंपल्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से इनके मोमेंटम में चेंज आ रहा है। ये जो बॉल रखे गए हैं दो,
तो बस सिंपली मैंने वही किया, वर्टिकल वाले को मैंने इसके मोमेंटम चेंज के बराबर किया, हॉरिजॉन्टल वाले को इसके बराबर किया, दो इक्वेशन बनी, वहां से मैंने ये वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब देखो यही प्रॉब्लम है, केवल इसमें क्या बोल रहा है, सपोज दैट द स्मॉलर ब्लॉक डज नॉट स्टॉप आफ्टर द कोलिजन। अगर वो कंटिन्यू मूव कर गया विथ वेलोसिटी ऑफ v0/2 डाउनवर्ड, तो आपके पास इस वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको होगे 2i cos थीटा। ये जो इंपल्सिव फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है इसके मोमेंटम में चेंज कराने के लिए। तो अब इसकी फाइनल क्या हो गई, देखो ये स्पीड है डाउनवर्ड, तो होगी -m इंटू v0/2, -m इंटू v0। तो अब ये कितना हो गया, 2i cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो आपको हो गया माइनस का mv0/2 और प्लस का mv0। ठीक है, मतलब 2i cos थीटा इट इज द इंपल्स इक्वल टू कितना हो गया, mv0/2। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि जो i sin थीटा है, i sin थीटा, ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं हुआ, वो तो अभी भी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इंपल्स का, वो तो अभी भी कितना है, m इंटू यू। ठीक है, जो कि ये जो दो बॉल रखी गई थी इनके जो मोमेंटम में चेंज ला रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस इंपल्सिव फोर्स का, आई वाले का। ठीक है, तो बस फिर से आप यहां पर करो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एम यू डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है, और इंटू का कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू v0/2। तो यहां से ये मास से मास फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से कितना हो जाएगा, 2 इंटू यू कॉट थीटा, कॉट थीटा फिर से कितना आएगा, √5/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, v0/2। तो यहां से अगर आप देखो तो u कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा v0 डिवाइड बाई 2 √5। ठीक है, v0 डिवाइड बाई 2 √5। ठीक है, तो यहां पर दो केस हमने देख लिया, एक तो जब वो स्मॉलर वाला रेस्ट पर आ गया और जब वो नीचे मूव ही कर गया v0/2 से, उनके बीच में गैप बना और वो नीचे मूव कर गया। ठीक है, बाय द वे यहां का पर्पज बस ये था कि आप प्रॉब्लम में ये देखना सीखो कि मोमेंटम में चेंज किस डायरेक्शन में, कौन सी वेलोसिटी मोमेंटम में चेंज ला रही है। ठीक है, कौन इंपल्सिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।